दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दिल्ली का विज्ञान भवन कोई आज का भवन नहीं है। 1956 में इस भवन को बनाया गया था और यह सोचकर बनाया गया था कि दरअसल इस भवन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, सेरेमनीज सब कुछ यहां पर होंगे और हुए भी। 1983 में तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब बैठक यहां पर चल रही थी, उस वक्त फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात आए थे। उन्होंने इस इमारत को देखा तो उन्होंने बोला शानदार स्थापत्य कला है, यहां पर हिंदू और मुगलिया स्थापत्य कला का मिश्रण है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी यहां पर नजर आता है। सार्क की भी कई बैठकें यहां पर हुई हैं और जितनी भी बैठकों को याद कीजिएगा इस विज्ञान भवन के भीतर में, तो आपको इस विज्ञान भवन की सफलता के साथ इसकी खूबसूरती चार चांद लगा देगी। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि बीते एक महीने के भीतर में 4 बैठकें यहां पर किसानों के साथ लगातार सरकार के मंत्री कर रहे हैं और बार बार या कहें हर बार सरकार के पास कहने को कुछ भी नहीं होता है। तो क्या विज्ञान भवन की चमक के आगे यह सरकार धूमिल पड़ गई है, या इस देश की जमीन से निकला हुआ किसान जब विज्ञान भवन में पहुंचता है तो सरकार के हौसले पस्त हो जाते हैं? है क्या? क्योंकि आज भी बैठक में 3 मंत्री मौजूद थे, 27 नौकरशाह मौजूद थे, 275 से ज्यादा पुलिसकर्मी विज्ञान भवन और उस रूट में लगा दिए गए थे जहां से किसानों की आवाजाही और मंत्रियों की आवाजाही होगी। कुल मिलाकर विज्ञान भवन में जो 4 घंटे तक किसानों की बैठक ना कहें, आज किसान जो भीतर में थे उस वक्त 700 लोग विज्ञान भवन के भीतर थे, अंदर बाहर थे, जो सिर्फ विज्ञान भवन की इस बैठक के लिए ही उनकी मौजूदगी थी। कभी पूछिएगा खर्च कितना आया है? विज्ञान भवन में तकरीबन 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, अलग अलग कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं। इस पे जो खर्चा आता है वह शायद टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर या फिर सिंधु बॉर्डर पर जो खर्च प्रतिदिन का होता है ना, उससे भी ज्यादा खर्चा 1 घंटे का यहां पर हो जाता है। इतनी सुविधाओं से यह लैस है और यह पैसा इस देश का है, इस देश के टैक्स पेयर का है, इस देश के किसान का पैसा है, जिससे यह विज्ञान भवन भी चलता है। और जो अंदर बाहर पुलिसकर्मी बैठे थे, जो नौकरशाह सरकार के पेरोल पे काम करने लगे हैं, और जिस तरीके से मंत्री भी अब किससे पूछने जाएंगे? 3-3 मंत्री बैठे हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट के लगभग 1-1 दर्जन नौकरशाह बैठे हुए हैं और रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसके मतलब शायद कई सवालों के साथ शुरू होते हैं। इन सवालों के बीच में बड़ा सवाल यही है कि सरकार को किससे पूछना है कि एमएसपी को लेकर आप निर्णय लीजिए। सरकार को किससे जानकारी हासिल करनी है कि जो 3 कानून बन गए हैं उसको वापस या स्थगित क्यों नहीं किया जा सकता है? सरकार के पास समाधान का रास्ता आता क्यों नहीं है? सरकार के सामने मुश्किल क्या है? सरकार की बातचीत लगातार जारी रखने के पीछे की मंशा क्या है? सरकार क्या अपनी गलती मान चुकी है जो उसने बिना संवाद के खेती से जुड़े कानूनों को संसद के ठप्पे लगाकर आगे राष्ट्रपति के सामने बढ़ा दिया और राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए? और इस देश के भीतर में तमाम जगहों से धीरे धीरे हर जगह का संकट उभर रहा है। किसान धीरे धीरे समझ रहा है कि उसके सामने क्या मुश्किल है। तो फिर सरकार क्यों लगातार बातचीत दर बातचीत का जिक्र कर रही है? सरकार पीछे हटना इसलिए नहीं चाहती है, वो जानती है इस देश के भीतर में 6.5 लाख गांव बसते हैं। इन गांवों में रहने वालों की तादाद तकरीबन 60 करोड़ से ज्यादा की है। जो पूरा का पूरा वोट बैंक होता है जिससे चुनाव जीते जाते हैं, वह भी इन्हीं गांवों में बसता है। उसको कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर तो बांटा जा सकता है। जब सवाल किसानों की द्वारा पैदा की जाने वाली उपज की कीमत का आ गया, मजदूर की मजदूरी का आ गया, तो फिर सरकार के पास कोई जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार ने इस दिशा में कभी काम किया ही नहीं है। 1991 के बाद से इस देश में जो मार्केट इकोनॉमी लाई गई, उस मार्केट इकोनॉमी के रास्ते ही हर सरकार चलती चली आई है और मौजूदा वक्त में मोदी सरकार भी इससे इतर नहीं है। दुनिया के तमाम देशों ने मार्केट इकोनॉमी अपनाई है, दुनिया के तमाम देशों में एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुआ है, लेकिन भारत में एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम पर किस तरीके से पूंजीपतियों को मुनाफा
थमाया जाता है, या कहें कॉर्पोरेट वेलफेयर की सोच पॉलिसी के तहत कैसे काम करती है, यह सब कुछ हम लगातार आपको बताते आए हैं। लेकिन हमें लगता है कि आज कुछ ऐसे सवालों को उठाने की जरूरत है जब सरकार डेवलपमेंट कहती है, जब सरकार वेलफेयर स्कीम कहती है, जब सरकार अपने तौर पर इस बात का जिक्र करती है कि हम तो रिफॉर्म ला रहे हैं और दुनिया की दौड़ में भारत को आगे दर आगे ले जाना चाहते हैं। यह कैसी दौड़ है और किसकी दौड़ है? यकीन जानिए, यह पैसे वालों की दौड़ है। क्योंकि एमएसपी का सवाल जैसे ही आता है, सरकार अपनी आंखों पर पट्टी क्यों लगा लेती है? क्योंकि आज जो बैठक हुई, किसान इतने दिनों में समझ भी चुका है, बच्चा बच्चा इस देश का जान चुका है कि दरअसल सरकार के कानून किसानों के लिए नहीं है। किसी भी देश के भीतर में आज की तारीख में, चाहे वह सीमा पर मौजूद किसान के परिवारों से जुड़े हुए बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हो, जो भी बात निकल कर आती है, हर कोई जानता है कि सरकार झूठ कह रही है। यह किसानों के लिए कानून है ही नहीं। और जो एमएसपी का सवाल है, उस एमएसपी पर आंखें बंद हो जाती हैं, कान में रुई इसलिए ठूस दी जाती है क्योंकि हमें लगता है आज एक सच आप और जानिए। भारत दुनिया के बाजार में जो गेहूं और चावल एक्सपोर्ट करता है, भारत के भीतर में जो एमएसपी की कीमत है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, उससे ज्यादा कीमत में एक्सपोर्ट करने पर भारत सरकार को फायदा होता है या उन कंपनियों को फायदा होता है। आप कहेंगे कितना फायदा होता है? भारत दुनिया के चावल के टॉप एक्सपोर्टर में आता है। एक्सपोर्ट यानी भारत जो माल बाहर भेजता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चावल का भारत ही करता है। भारत जितनी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करता है, उसकी संख्या है 19.1 बिलियन मीट्रिक टन 19.13 बिलियन मीट्रिक टन यह भारत एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला देश चावल में ईरान है। लेकिन यहां पर यह सवाल नहीं है। सवाल यह है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको क्या कीमत मिलती है? भारत के बाजार में एमएसपी जो है 1868 रुपए है प्रति क्विंटल। दुनिया के बाजार में क्विंटल के हिसाब से नहीं, टन के हिसाब से होता है। टन का मतलब यह हुआ कि लगभग 10 क्विंटल एक टन में आते हैं, यानी लगभग 1000 केजी एक टन का होता है और 100 केजी का एक क्विंटल होता है। तो एक क्विंटल को 1868 रुपए सरकार देती है, जो अब देने की स्थिति में नहीं आ रही है। दुनिया के बाजार में प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर जोड़िएगा तो यह लगभग 2500 रुपए से ज्यादा का आता है। यानी ध्यान दीजिए, सीधे 700 रुपए का अंतर पहले राउंड में ही आपके जहन में आ गया। अगर आप इसको टन के हिसाब से देखेंगे तो भारत प्रति टन चावल 18,680 रुपए में भारत के भीतर में एमएसपी प्राइस मिलता है, लेकिन दुनिया के बाजार में यह लगभग 25,068 रुपए के तौर पर यह प्रति टन देता है। तो यह कितना लाभ कैसे हो रहा है एक्सपोर्ट करने वाले को? यह एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों की लंबी फहरिस्त है। उसमें जो कि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां हैं, उसमें लगभग 13 कंपनियां ऐसी हैं जो चावल एक्सपोर्ट करती हैं और मुनाफा इतना कमाती हैं कि शेयर बाजार में भी लिस्टेड हो जाती है, लेकिन किसान को कोई नहीं पूछता है। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।